जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सब। नेवी पूरे एकेडमी पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी एमआर के लिए यहाँ पर हम लोग क्लास चला रहे हैं, जिसमें से आपका यह सेकंड क्लास है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्लास जो था आपका लाइट का पूरा द एंड करवा दिया और ज़बरदस्त लेवल का क्लास हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों ये सेकंड क्लास है आपका। ठीक है, जो कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और साथ ही साथ इसमें फोर्स के कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट की इस क्लास में पहली कड़ी बल या तो फोर्स है। ठीक है, तो वह बाह्य कारक जो किसी पिंड के रूप व आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। यानी बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी पिंड की स्थिति यानी इसको ढकेलते हैं, यानी बल लगाते तो पिंड की जो स्थिति होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, आपका बल है। ठीक है, या किसी पिंड की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, मान लीजिए एक वस्तु है ये विरामावस्था में। ठीक है, जब इस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो ये क्या गति करने लगता है, मोशन करने लगता है। तो ये चीज़ ही बल है आपका, ये चीज़ को समझना है। ठीक है, तो बल का जो बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बल जो होती है क्या होती है, सदिश राशि होती है, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू mv² अपॉन में आर। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके आते हैं, तो न्यूमेरिकल अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। इस क्लास में सिर्फ हम लोग कंसेप्ट को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिकेंद्र बल यानी बोले तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है, इसका टोटल जितना भी बल लगता है आपका, जो भी बल लगता है आपका वृत्त के केंद्र की ओर होती है। लेकिन एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्या लगता है, इसका आपका बल लगता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, माने यानी बाहर होता है, लेकिन आपका सेंट्रीपेटल में यहाँ पर होता है। ठीक है, फोर्स जो होता है यहाँ पर होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में बाहर होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि बताए आपको, देख सकते हैं आप, अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया स्वरूप बल इसकी विपरीत दिशा में अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगता है। आपको बता चुके हैं, ऐसे प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह एक छद्म बल है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, रेखीय संवेग और द्रव्यमान के गुणनफल को आपका क्या बोलते हैं, आपका संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू mv। ठीक है, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, किलोग्राम से मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। तो I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। इसका अर्थ है क्षणिक समय तक लगने वाला बल। ठीक है, क्षणिक समय में लगने वाले बल को क्या चीज़ बोलते हैं, आवेग कहते हैं, यानी इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके ऐसे मतलब न्यूटन से सेकंड होता है, किलोग्राम से मीटर प्रति सेकंड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों, इसका जो बीमा होता है MLT इनवर्स होता है। क्या होता है, MLT इनवर्स होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किनकी बीमाएँ समान होती है। ठीक है, यानी इक्वल होती है। तो आवेग एवं संवेग की जो बीमा होती है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट, गति यानी स्पीड। बोले तो स्पीड आपको क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। इसमें कुछ नहीं सोचना है, जो वस्तु चल रही है, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो चीज़ क्या, गति है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा तो विरामावस्था में कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ समझना है आपको। विराम तथा गति दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक, एक समान गति
ठीक है, इसको समझते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी या समान दिशा में तय करता है, जब वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, अर्थात वस्तु एक समान वेग से गति कर रहे थे, उसका त्वरण शून्य होता है। ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि एक समान वेग से गति करता कोई वस्तु तो उसका त्वरण क्या होता है, तो आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, यानी सेम स्पीड से, ठीक है, यानी नहीं सेम वेलोसिटी से कोई वस्तु जा रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, असमान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तब वस्तु की गति असमान गति कहलाती है, ध्यान रखना है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से आपका आशय क्या है आप बताइए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो समझते हैं हम इसको। ठीक है, तो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, विस्थापन बोल सकते हैं। ठीक है, वस्तु का विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। हाँ, ये चीज़ पूछ सकता है, प्लस माइनस और आपका 0। ठीक है, यानी यहाँ पे ध्यान से सुनिए, निगेटिव 0 और पॉजिटिव आपका विस्थापन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ आपको इसके बारे में बता दें, नहीं ठीक है समझ गए आप। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये चीज़ भी आप समझ गए। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड दोस्तों किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई, ठीक है, इकाई समय का अर्थ क्या हुआ, 1 सेकेंड में चली गई दूरी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, वेग वेलोसिटी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु विस्थापित है, ठीक है, और विस्थापित से इकाई समय में क्या किया, वो चला जितना दूर, ठीक है, तो उससे उस वस्तु का क्या बोला गया, वेग बोला गया। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट बोला गया। ठीक है, एग्जाम में पूछता है इसका बीमा क्या होता है, तो बीमा इसका बता दे दोस्तों, m0 LT इनवर्स। ठीक है, वेग का क्या होता है, m0 LT इनवर्स। ठीक है, और मीटर प्रति सेकेंड इसका SI मात्रक होता है, ध्यान रखना है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन होता है जी, यानी वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। याद रखना, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसका वेलोसिटी m0 LT माइनस का 2 होता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति समझते हैं, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं जो दोस्तों, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, वृत्तीय गति हो गया। सेम आपको ध्यान रखना है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। कुआं का खेल देखे होंगे जी, उसमें वृत्ताकार गति ही होती है। ठीक है, जब वस्तु मौत का खेल नहीं होता है जिसमें बाइक कैसे वृत्ताकार गति में चलाते हैं, उसी को हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन। जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूर्ण करती है तो तय की गई दूरी वृत्तीय पथ की परिधि 2πr के बराबर होती है, तब वस्तु की गति आपका जो होता है v = 2πr/t। ठीक है, याद रखना। और एक का है आपका गति का समीकरण। ठीक है, तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण व तय की गई दूरी में संबंध निम्न प्रकार से होते हैं, जिससे v = u + at। इसका काम आपका न्यूमेरिकल में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका न्यूमेरिकल हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा देंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, यानी MCQ क्वेश्चंस करवा देंगे। एक कंसेप्ट का क्लास एक क्लास में पूरा कंसेप्ट खल्लास। ठीक है, और दूसरा क्लास जो होगा आपका किस प्रकार से होगा, तो MCQ जितने भी है आपका करवा दिए जाएंगे, यानी 2 क्लास में पूरा खल्लास चैप्टर। ठीक है, याद रखना। तो S = ut + ½ at² एक और फार्मूला होता है, और एक और फार्मूला होता है v² बराबर में u² + 2as। तो इसमें जो u होता है प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, और अंतिम वेग कौन सा होता है आपका, v होता है, और a जो होता है त्वरण को डिनोट करता है, t जो होता है समय को, s और t समय में चली गई दूरी को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जड़त्व, इनर्शिया। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको, इनर्शिया बोल सकते हैं, ठीक है, इनर्शिया, ठीक है। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का वह गुण इसके कारण वो अपनी विरामावस्था तथा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, जड़त्व कहलाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए नेक्स्ट में समझाते हैं आपको। सबसे पहले घर्षण बल समझ लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है, ठीक है, तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। ये तो आपका परिभाषा यानी डिफिनेशन हो गया। वास्तविक बात को समझते हैं, ठीक है। यदि घर्षण आपका, देखिए दो चीज़ को समझिए आप यहाँ पर। देखिए घर्षण की कमी होगी तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। घर्षण आपका जब क्या होगा, जब घर्षण आपका कम होगा तो आपका क्या होगा, आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, चल रहा है, यहाँ जाके एकदम से फिसल गया, ठीक है, एकदम से फिसल के गिर गया, क्योंकि यहाँ पे घर्षण की कमी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घर्षण की कमी नहीं थी तो ये बंदा क्या हो रहा था, एकदम आराम से चल पा रहा था। ये चीज़ को समझना है, ठीक है। तो घर्षण की कमी क्या होता है, दिक्कत होती है। घर्षण यदि अधिक होता है तो उससे हम लोग को चलने में परेशानी नहीं होती। लेकिन कई जगह पर घर्षण बल की अधिकता से प्रॉब्लम होता है, घर्षण बल की कमी से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग न्यूटन के गति का विषयक नियम, तो ये चीज़ को समझते हैं। प्रथम नियम, देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, ठीक है। और यदि किसी सरल रेखा में एक समान से चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक समान गति से जा रही है, ठीक है, एक समान गति से क्या हो रही है, जा रही है। तो इसमें मतलब आपको फर्स्ट लॉ जो कहता है कि यदि किसी सरल रेखा में एक समान से चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये जो बॉल है आप देख पा रहे हैं, जो बॉल है एक समान गति से चल रही है। जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक ये रुकेगा नहीं, ठीक है। यही आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। और जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है दोस्तों, जड़त्व के नियम का पालन करता है, ठीक है। इसका उदाहरण है फल टहनियों से टूटने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। जैसे देखिए ये भाई साहब गाड़ी में आए, गाड़ी चला रहे, ऐसे टकराए, सीधे गिर गए। आपका न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वितीय नियम, ठीक है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी F बराबर m में इसमें हम लोग बात करते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है, ठीक है। ये आपका उदाहरण है किनका, तो आपका न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का। और एक और उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बताएं, यहाँ पे देखिए F बराबर m है, यानी ये m का अर्थ हुआ मास और a का अर्थ हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस मोटे का वजन कम है, ठीक है, नहीं पतले का वजन कम है, यानी द्रव्यमान इसका कम है, तो एकदम एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इस मोटे को जब ये बंदा ढकेल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, स्लो होता है, ठीक है। तो ये आप न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार आप उदाहरण सेकेंड में देख सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के समय परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी F बराबर ma, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट यदि त्वरण का मान शून्य है, ठीक है, तो इसका अर्थ है या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है। तो वस्तु पर लगने वाला बल शून्य होगा, परंतु वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता। हाँ जी, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। देखिए एक्सेलरेशन आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके समान, तो आपका मास के। जितना मास आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझना है, जिसका मास अधिक होता है, ठीक है, जिसका मास अधिक होता है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यानी m बराबर क्या हो जाएगा आपका F/a लिख सकते हैं। तो मास जो है आपका, मास है क्या चीज़, एक्सेलरेशन के क्या है, एकदम विपरीत है। तो ठीक है, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसका मास क्या हो जाएगा, अधिक है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है आपका न्यूटन की गति का सेकेंड लॉ है, ठीक है।
ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बहुत ही फेमस तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट का प्रक्षेपण देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी आपका क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी जितना बल नीचे लगेगा उतना ऊपर लग रहा है। देख पा रहे हैं, जैसे इस रॉकेट को देख रहे हैं, पहले प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, तब उतना ही ऊपर जा रहा है आपका। इस बंदे को देखिए यहाँ से आगे जा रहा है तो उतना ही नाव पीछे जा रहा है। ये चीज़ को देख रहे हैं जी, यानी बंदा आगे कूद रहा है तो उतना नाव पीछे जा रहा है। ये न्यूटन के गति का थर्ड लॉ आपको बतलाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियम के सम्मिलित प्रभाव में संवेग संरक्षण के नियम के प्राप्त होती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, न्यूटन के गति का द्वितीय और तृतीय नियम को मिलाकर आपका संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। इसके अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय के कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। तो यह संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, इसको याद रखना है। तो आई होप आप थर्ड लॉ भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आज यह टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से समझा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को करेंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।